सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाप जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। एक तवील अरसे से इंतजार किया जा रहा था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बिजली की कीमत में एक बड़ी कमी का ऐलान होना है और बिलाखिर आज वो ऐलान हो गया है। न सिर्फ घरेलू सार्फिन के लिए बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी अब कीमतों को कम कर दिया गया है। लेकिन क्या कीमतें इतनी कम की गई हैं कि इंडस्ट्री हमारी ग्रो कर सके, हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो सके, हमारी इस वक्त इकॉनमी पर जो बोझ है वो कम हो सके और जो नंबर्स हैं हमारी इकॉनमी के वो मज़ीद बेहतर हो सकें। ये कितनी कमी की गई है वो फिगर्स भी आपके सामने रखते हैं और क्या क्या मजीद ऐलानात किए गए हैं कि आगे मुस्तकबिल को कैसे मजीद बेहतर किया जाएगा। जो सर्कुलर डेट है उसका क्या होगा, IPPs के साथ मुज़ाकरात करके कितने पैसे बचाए गए हैं, वो तमाम सूरत हाल भी आपके सामने रखते हैं। और जो घरेलू सार्फिन है उनके लिए 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट की कमी की गई है, जिसके बाद अब घरेलू सार्फिन को बिजली 34 रुपये फ़ी यूनिट मिलेगी। ये राउंड ऑफ करके 34 रुपये इसकी कीमत बन रही है। और फिर इंडस्ट्री के लिए जो कमी की गई है वो 7 रुपये 59 पैसे है और 47 रुपये कुछ पैसे जो अब इंडस्ट्री के सार्फिन हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको ये बिजली मिलेगी। तो इंडस्ट्री के लिए क्या ये बिजली इस वक्त भी महंगी है। FPCCI का जो इनिशियल रद्द-ए-अमल आया उसमें ज़ाहिर है हुकूमत के इस फैसले की तारीफ़ की गई और ये कहा गया कि बहरहाल हुकूमत ने बड़ा अच्छा फैसला किया है और 7.5 रुपये से ज़ायद की ये कमी जो सामने आई है इसके यकीनी तौर पर अच्छे और मुस्बत असरात मुरतब होंगे। अब वज़ीर आज़म ने ऐलान करते हुए जो सर्कुलर डेट है जो कि अब बढ़ते बढ़ते तकरीबन 2400 अरब तक पहुँच चुका है, 2393 अरब इस वक्त इसका एक्चुअल नंबर है, उससे मुताल्लिक एक है कि अगले इसका मुस्तकिल इंतज़ाम कर लिया गया है, यानी तकरीबन 4 से 5 साल के अंदर अंदर इसको मुस्तकिल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा और ये बिल्कुल सिफर हो जाएगा। अब हमने देखा था कि इससे पहले भी पिछली हुकूमतों में भी इस तरह के ऐलानात हुए हैं लेकिन ये बढ़ता ही रहा है। अब इस हुकूमत के पास क्या स्ट्रेटजी होगी इसको ख़त्म करने की, ये एक जाहिर एक दिलचस्प और अहम सवाल होगा। और फिर इसके साथ साथ एक बड़ा दावा किया गया कि 3600 अरब से ज़ायद जो कि अगले 15 साल में IPPs को अदा करने थे। अब हुकूमती टीम ने IPPs के साथ मुज़ाकरात करके उनको मना लिया है कि अगले 15 सालों में ये रकम यानी ये 3600 अरब से ज़ायद की जो रकम है वो अब IPPs को अदा नहीं की जाएगी। तो ये एक बड़ी सेविंग के तौर पर इसको लिया जाएगा। तो अब ये सारे ऐलानात हैं, अब ये कितने काबिल अमल हैं और मुस्तकबिल इस वक्त ज़ाहिर है इन्हीं तमाम ऐलानात और इन पर इम्प्लीमेंटेशन पर बेस करता है पाकिस्तान की इकॉनमी का। तो मियां जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर भी हैं, मारूफ बिजनेसमैन भी हैं। उनसे ज़रा गुफ्तगू करेंगे कि जो ऐलानात हैं वज़ीर आज़म के कितने इंपॉर्टेंट हैं और इससे ख़ास तौर पर इंडस्ट्री को कितना फ़ायदा होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया मियां जाहिद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब जाहिद साहब, ये जो इंडस्ट्री की डिमांड थी 9 सेंट वाली यानी 26, 27 या 28 रुपये फ़ी यूनिट बिजली वाली, वो तो इस ऐलान में पूरी होती हमें नज़र नहीं आई है। लेकिन बहरहाल एक बड़ा अच्छा इक़दाम है हुकूमत का कि 7.5 रुपये से ज़ायद इंडस्ट्री के लिए बिजली सस्ती की गई है। इसका फौरी इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इस वक्त इंडस्ट्री पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खुशखबरी दिन है कि जिसमें डोमेस्टिक सार्फिन के लिए भी 7 रुपये 41 पैसे कम हुए हैं और सनतों के लिए 7 रुपये 59 पैसे कम हुए हैं। और यकीनन इससे हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो खासी कम होगी और इंटरनेशनल मार्केट में जो हम मुकम्मल तौर पे आउट थे मुकाबले में वो हम दोबारा अब मुकाबले में आने के काबिल होंगे और हमारी इसमें एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, जो कि एक्सपोर्ट हमारी स्टैगनेंट थी। अब इससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खासा बूस्ट मिलेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन को ओवरऑल बूस्ट मिलेगा और पाकिस्तान में जितने भी कारोबार हैं, चाहे वो ज़राअत हो, तिजारत हो, सनत हो, सब के लिए जो हमारी कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और कॉस्ट कम होने के नतीजे में यकीनन हमारी ट्रेड एंड इंडस्ट्री जो है, चाहे वो लोकल हो चाहे वो एक्सपोर्ट हो, सब जगह उसका फ़ायदा मिलेगा। और दूसरी बात ये कि उससे इन्फ्लेशन में कमी होगी, महंगाई में मज़ीद कमी होने के नतीजे में गरीब आदमी के लिए जो मुश्किलात हैं उसमें भी कमी होगी। यानी एक तो उसका डायरेक्ट बिजली का बिल ही कम हो जाएगा, दूसरा ये कि बिजली ज़ाहिर है कि एक रॉ मटीरियल भी है और उसकी वजह से तमाम सनती और ज़रूरी अशिया महंगी होती हैं, तो उनमें भी ट्रांसपोर्टेशन में भी तो उसमें भी इंशाल्लाह कमी वाक़ई होगी, तो इन्फ्लेशन और कम होगी। और इससे जब ट्रेड एंड इंडस्ट्री बढ़ेगी तो उससे फिर आम लोगों के लिए रोज़गार के मौके भी मज़ीद बेहतर होंगे, गुर्बत में कमी होगी और लोग बसर रोज़गार होंगे और पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट में जो एक अपना मकाम है, जो उसका जायज़ मुकाम है, इंशाल्लाह वो हासिल कर सकेगा। मैं समझता हूँ एक ही हर्डल उसमें है कि अब इस वक्त जो हमारी मार्कअप की जो कॉस्ट है उसमें 12% है, जिसको सिंगल डिजिट पे लाना इंतहाई ज़रूरी है। वो भी अगर हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि फिर हमारी जो एक्सपोर्ट है या इंडस्ट्री है या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं उनमें इंशाल्लाह काफ़ी नुमाया हम बेहतरी देखने में
और जाहिर साहब इस पर अभी इंडस्ट्री का इस पर क्या रिएक्शन है? जो FPCCI का हमने इनिशियल रिएक्शन देखा, ज़ाहिर है उसमें उन्होंने हुकूमत के इस फैसले पर तारीफ़ की, कराची तहसील भी हुकूमत को पेश किया, लेकिन जो डिमांड थी पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी की वो थी कि 26 सेंट पर इस कीमत को लेकर आया जाए। ज़ाहिर है शायद वो फौरी तौर पर एक ही डिसीजन के नतीजे में वो मुमकिन ना हो, लेकिन ये किसी हद तक एक पहला कदम तो है, उस जानिब एक उम्मीद तो पैदा हुई है। तो जो इंडस्ट्री का इस वक्त रिएक्शन है वो ज़ाहिर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री का जो इसमें रिएक्शन है वो बड़ा पॉजिटिव है और हम इसको सराहते हैं पूरी ट्रेड एंड इंडस्ट्री की तरफ से। और मैं समझता हूँ कि बल्कि इसमें हमने हुकूमत की खासी मुआवनत भी की है। ये जो रिडक्शन हुई है इसमें वो जो खुफिया जो गोशे थे जो कि हुकूमत की नज़र से शायद ओझल थे, जो 2100 अरब रुपया कैपेसिटी चार्जेस की मद में हम दे रहे थे, वो हम हाईलाइट करके लाए हैं। जो हमारी FPCCI की जो हमारी इस वक्त जो हमारा रेटिंग है वो हमने ही इस कैंपेन को शुरू किया था, आपको अगर याद हो, और हमने ये बताया था कि 2100 अरब रुपया हम बिजली इस्तेमाल किए बगैर अदा कर रहे हैं। तो उसके नतीजे में फिर गवर्नमेंट ने 8 IPPs के तो एग्रीमेंट फौरी तौर पर कैंसिल किए और अब 29 IPPs हैं जिनके साथ गवर्नमेंट ने उनके साथ रीनेगोशिएट किया है। कुछ IPPs ऐसे भी थे जो एक यूनिट भी बिजली नहीं बनाते थे और गवर्नमेंट से अरबों रुपए ले रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने हाईलाइट की थी, जो नकाब की थी, और तमाम IPPs की जो इस तरीके से रॉन्ग डूइंग्स थी वो हम अंदर यहाँ पे लाए थे। उसके नतीजे में फिर गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें टेकअप की हैं। गवर्नमेंट ने इसको एक क्रिटिकल लैंग्वेज से इन चीज़ों को देखा और गवर्नमेंट इस काबिल हो सके कि इन IPPs से वो आवाम को बचा सके। और मैं समझता हूँ कि इसमें हमारा FPCCI का बहुत बड़ा रोल है और हमने हुकूमत को इस सिलसिले में बड़ी मुआवनत की, टेक्निकल मुआवनत भी हमने फ्राहम की है। और यही वजह है कि आज हम भी इस चीज़ में बड़े खुश हैं और हम समझते हैं कि हमने जो हमारा रोल था एक वतन इदारे के तौर पे, एक ताज बिरादरी के इदारे के तौर पे, सबसे बड़े इदारे के तौर पे, तो हमने हमारे प्रेसिडेंट, हमारी लीडरशिप, हम सब ने मिल के उसमें बड़ा एक अच्छा रोल अदा किया। और आइंदा भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो रिसर्च यूनिट है, रिसर्च सेल है यहाँ पे FPCCI में, उसमें हम और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें मुल्क की इकॉनमी के हवाले से सेक्टोरल रिसर्च भी है, डिस्ट्रिक्ट इकॉनमी रिसर्च भी है। ये सारे काम हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम इसी तरीके से और बहुत अच्छी चीज़ें हमारे अवाम के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए, हुकूमत के लिए इंशाल्लाह हम लेके आएंगे जो काम कर रहे हैं होंगी, और जिससे हुकूमत और अवाम को इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा भी मिलेगा और पाकिस्तान की ट्रेड और इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश करेगी। और आने वाले दिनों में मुझे जो नज़र आ रहा है पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे दिन नज़र आ रहे हैं इंशाल्लाह। और ये जो हमारा SIFC का इदारा है, जो हमारी गवर्नमेंट है, बात सुन रही है, हमारी बात समझ भी रही है, हमारी उनके साथ मैराथन मीटिंग भी हो रही है, और जो मुल्क में आप देख रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है, ओवरऑल बेहतरी आ रही है, तो आखिर कोई ना कोई तो इदारा है नहीं, या कुछ लोग तो है ना जो इसके पीछे काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत अच्छी सिचुएशन में, बहुत अच्छे हाथों में और बहुत मजबूत हाथों में। और ये जो अब एक नया अफरीद जो है दहशतगर्दी का, जिसको हम देख रहे हैं रोजमर्रा हमारी जिंदगी में, अब देखिएगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसके ऊपर भी हमारी हुकूमत बहुत जल्द काबू पा लेगी। ठीक है, तो जाहिर साहब अब ये जो 2393 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है, 5 साल में इसको मुकम्मल ख़त्म करना है, इसका मुस्तकिल इंतज़ाम बकौल वज़ीर आज़म साहब के कर लिया गया है। माजी में हमने कभी भी इसमें कमी होते या इसको ख़त्म होने की जानिब जाते नहीं देखा है, जबकि हर हुकूमत ने दावा किया कि हम इसको कंट्रोल करने की या मुकम्मल ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अब क्या मुख्तलिफ या नया होने जा रहा है जो ये हम ये 2 खरब और 393 अरब के सर्कुलर डेट को सिफर पर आते अगले 5 साल में देखेंगे? देखिए, इसके 2 हल हैं, एक शॉर्ट टर्म है और एक लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म हल तो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो बैंकों से कर्ज लेके और जिन जिन इदारों के जो पैसे देने हैं उनको कुछ ना कुछ उसमें से पे करना शुरू कर दे। तो एक तो है शॉर्ट टर्म हल और वो हुकूमत इस तरफ जा रही है। और जो लॉन्ग टर्म हल है वो ये है कि हम तकरीबन 1000 अरब रुपया बिजली के शोबे में हर साल हम ज़ाया करते हैं, जिसमें हमारे बिजली की बिलों की नॉन पेमेंट भी है और उसमें जो हमारा लाइन लॉसेस भी हैं, इसके अलावा बिजली की चोरी भी है। ये तीनों मदों में हमारे उसके ऊपर अखराजात होते हैं और वो तकरीबन 1000 अरब रुपये है, या यूँ समझ लें कि रोज़ाना की बेस के ऊपर अगर हम देखें तो तकरीबन 4000 मेगावाट जो बिजली है वो हम ज़ाया कर देते हैं। तो टोटल 22000 मेगावाट हम बनाते हैं, जिसमें से 4000 के करीब हम ज़ाया कर देते हैं, वो कहीं किसी अकाउंट में नहीं आती। तो ये सारा इतना बड़ा जो लॉसेज है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो ये लॉन्ग टर्म है। तो इसके लिए हुकूमत को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना होगा, बिजली की थेफ्ट पे काबू पाना होगा, बिजली रिकवरी को ठीक करना होगा।
जब ये हम कर लेंगे तो 1000 अरब रुपए का मतलब ये है कि ये हमारी अगर सेविंग हो जाए तो हम 3 सालों में ये पैसे जो 3300-3200 अरब रुपए आप बता रहे हैं तो ये सारे खत्म हो जाएंगे और हम बैंकों से जो कर्ज लेंगे वो भी हम लौटा पाएंगे। तो ये तो है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन उसका, और हम इसी संबंध में बढ़ रहे हैं। हुकूमत जो है वो 2 pronged स्ट्रेटेजी के ऊपर चल रही है, जिसमें एक तो यही मैंने आपसे गुजारिश की कि वो बैंकों से लोन लेकर फिलहाल तो इस सिचुएशन को रिजॉल्व करेंगे, तो फिर आगे चल के सारे जो लॉसेज हैं इनको इंशाल्लाह खत्म करने के काबिल हो सकेंगे। सही। और जाहिद साहब, ये जो इस वक्त लॉसेस का या फिर नॉन रिकवरी का जो फिगर है ये बहुत ह्यूज हो चुका है, ये भी 600 अरब को ये क्रॉस कर चुका है। और हम 2023 और 2024 के फिगर्स और नंबर्स अगर देखते हैं तो कोई ख़ास उसमें फ़र्क नहीं है, यानी उसमें कोई बड़ी बेहतरी नहीं आई है। तो अब अगर ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है तो फिर, और 5 साल का टारगेट रखा है, तो बहुत तेज़ी के साथ इस पर करना पड़ेगा काम, और कुछ ऐसे रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे कि फौरी तौर पर उसके रिजल्ट भी सामने आए। ये बिल्कुल आपने सही कहा और उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। बेसिकली हमारी कौम जो है उसको आदत है बिजली चोरी करने की या बिल नादहिंदगी की, और लाइन लॉसेज जो है ये ज़ाहिर है गफलत के नतीजे में भी है, और उसमें हमें सिस्टम को अपग्रेड करने की भी जरूरत है। तो ये सारा हमारा मिला जुला एक कल्चर है जिसकी वजह से हम ये लॉसेज जो है ये आज से नहीं है, गुज़श्ता 25-30 सालों से ये चल रहे हैं और बढ़ते ही चले जा रहे हैं, और हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये हमारा जो एक कल्चरल प्रॉब्लम भी है इसमें, और इस चीज़ को हमें दुरुस्त करना होगा। उसके लिए मैं समझता हूँ कि सियासी वसीयत और सियासी अज़्म की भी ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मियां जाहिद हुसैन साहब, शाहरुख बिजनेसमैन, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे एक और अहम मौजू पर बात करें। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और 8 और 9 अप्रैल को पाकिस्तान में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट होने जा रही है। माइंस एंड मिनरल से ताल्लुक़ रखने वाले दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट और इन्वेस्टर्स इस समिट में शिरकत करेंगे। और हमने देखा है कि जब से SIFC की फॉर्मेशन हुई है उसके बाद से इस सेक्टर पर एक ख़ास तवज्जो दी जा रही है, और मुस्तकबिल में इसको एक गेम चेंजर के तौर पर भी लिया जा रहा है, चूँकि पाकिस्तान एक वो मुल्क है जहाँ पर माइंस एंड मिनरल्स के बड़ी मकदार में ज़खायर मौजूद हैं। सिर्फ कॉपर ही की हम बात कर लें, जो कि आने वाले दिनों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो 7000 मैट्रिक टन के करीब इसके ज़खायर यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा बेतहाशा ऐसे मिनरल्स और मेटल्स हैं जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं, और जिसकी माइनिंग होना और बर वक्त होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अगले 2 से 3 साल के बाद हम इससे भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकें। सोना, चांदी, निकल, आयरन, ग्रेफाइट और रेयर अर्थ मेटल्स, कई ऐसे लिथियम और बहुत सी ऐसी धातें मौजूद हैं पाकिस्तान में कि जिस पर बड़ी सरमायाकारी की ज़रूरत है। और अब वो कामयाबी के साथ सरमायाकारी कैसे आएगी, और ये जो समिट होने जा रही है ये कितनी इंपॉर्टेंट है, और जो गैर मुल्की कंपनीज़ हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पर चंद एक बड़ी कंपनीज़ बड़े ममालिक की मौजूद भी हैं, और बड़ी मईशतों की भी इस वक्त हमारी इस माइनिंग इंडस्ट्री में दिलचस्पी है। लेकिन मज़ीद ममालिक को कैसे हम इंगेज कर सकते हैं, मज़ीद कंपनीज़ कैसे हमारे मुल्क में माइनिंग के लिए आ सकती हैं और इन मिनरल्स को डिस्कवर कर सकती हैं, पाकिस्तान अपने ओन पर क्या क्या कर सकता है, जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो किस तरह से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। अब्दुल हन्नान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जियो साइंटिस्ट हैं, ग्लोबल माइनिंग के एक्सपर्ट भी हैं, एक तवील तजुर्बा है ग्लोबल माइनिंग में अब्दुल हन्नान साहब का। बहुत शुक्रिया अब्दुल हन्नान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये मुस्तकबिल में अगर हमें माइंस एंड मिनरल्स से भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाना है और इस इंडस्ट्री को और इन तमाम धातों को अगर एक्सप्लोर करना है, तो क्या इसके लिए एक बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती है, और इस ज़मीन में जो 8 और 9 तारीख को 2 रोज़ा इवेंट होने जा रहा है इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है? थैंक यू अरबाब, अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। आपको मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताता चलूँ, 8-9 अप्रैल को जो एक इवेंट हो रहा है पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे बड़ा इवेंट कभी नहीं हुआ माइनिंग से रिलेटेड। और किसी भी मुल्क की जो तरक्की है उसमें मादनियात का बहुत रोल है। और ग्लोबली आपको मैं बताता चलूँ कि इस वक्त जितने भी कंट्रीज हैं उनकी जो इकोनॉमी है वो डिपेंड कर रही है उनके मिनरल रिसोर्सेज पे। पाकिस्तान इज रिच विद दीज मिनरल रिसोर्सेज। हमारे पास गोल्ड, कॉपर के, जेमस्टोन के, मेटल्स के, मेटालाइट्स के, नॉन मेटल्स के बहुत बड़े बड़े रिसोर्सेज हैं। सो ये जो इवेंट होने जा रहा है, इस इवेंट में 2 दिन के इवेंट में पाकिस्तान में दुनिया भर से माइनिंग एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, माइनिंग इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की माइनिंग प्रोस्पेक्ट्स को डील करेंगे, देखेंगे। और इसमें गवर्नमेंट ने और SIFC ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। इन्होंने जो फैसिलिटेट किया है ग्लोबल इन्वेस्टर को, जिसमें फ्री इकोनॉमिक जोन प्रोवाइड किया है, रिबेट इन टैक्सेशन, और इसमें बेसिकली PIFA एक्ट है, लाइक एक्ट फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रोविजन एक्ट, जिसके जरिए जो भी इन्वेस्टर आएगा उसको सेफ एंड मीनिंगफुल एक एरिया दिया जाएगा, और इससे पाकिस्तान की राह में तरक्की
होगी, प्रॉस्पेक्ट एवेल्यूएशन होगी, हमारा जीडीपी बढ़ेगा। और आपको मैं बताता चलूं कि ये इवेंट 2023 में फर्स्ट इवेंट हुआ था पाकिस्तान मिनरल समिट के नाम से, और इन 2 साल में आई वाज पार्ट ऑफ इट और मैंने विटनेस किया कि 2 साल में बहुत ज्यादा माइनिंग बूम आया है। हमारे लोकल प्लेयर्स, लोकल इन्वेस्टर्स जो ऑयल एंड गैस के एक्सपर्ट्स हैं, ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं, और फॉरेन ग्रुप, वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान को देख रहे हैं। दे वांटेड टू लुक फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। और जिसमें सबसे ज्यादा जो की प्लेयर है बेरी गोल्ड है, एक कैनेडियन फर्म है जो कि इस रिकॉर्डिंग के प्रोजेक्ट को डील कर रही है, और पाकिस्तान गवर्नमेंट उनके साथ कोलैबोरेशन में 50% शेयर पे काम कर रही है। तो इसी तरह रियो टिंटो है, BHP है, एंड मेनी अदर ग्रुप, सऊदी मादन ग्रुप, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 15% शेयर सऊदी मादन को दिए हैं। तो ये एक बड़ी खुश आइन बात है कि पाकिस्तान की 2025 में वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ मिनरल सेक्टर जो कि बहुत ज़्यादा टाइम डिमांडिंग है। हमारी मादनियात, वी आर ब्लेस्ड विद सच ब्लेसिंग इन पाकिस्तान कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा खिता दिया है जिसमें बहुत ज़्यादा मादनियात है। तो इंशाल्लाह ये जो इवेंट होने जा रहा है, इसमें 2 दिन में बहुत से माइनिंग एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और लोकल एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, उनको पता चलेगा माइनिंग कैसे होती है और इस मादनियात के सेक्टर में किस तरह सेफ इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अब्दुल हन्नान साहब, आपने देखा कि जो 2 साल का आपने हवाला दिया, इसमें एक बूम भी आया, इसी दौरान SIFC की भी फॉर्मेशन हुई और उनकी भी उनका इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस है माइंस एंड मिनरल्स पर, और पाकिस्तान की इकॉनमी में तो इसको एज गेम चेंजिंग सेक्टर के तौर पर लिया जा रहा है। अब ये इस इवेंट के बाद उम्मीद है कि ये अपने पीक की तरफ भी जा सकती है। इसमें बड़ी चूंकि इन्वेस्टमेंट दरकार होती है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें चाहिए होते हैं, जो कि शायद लोकल इन्वेस्टर्स के लिए उस तरीके से अरेंज करना या इन्वेस्टमेंट करना मुमकिन ना हो। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि ज़ाहिर बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ बड़े ममालिक के कॉपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिस तरह अभी बैरेट गोल्ड ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, मनारा और सऊदी कंपनीज़ और कुछ अमेरिकन कंपनीज़ की भी हमें इसमें कुछ दिलचस्पी दिखाई देती है। तो ये इस इवेंट के बाद मज़ीद इन्वेस्टर्स भी आने की तवक्को और यकीन है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि 2023 के बाद बेरी गोल्ड आया, बेरी गोल्ड के बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुई। इन्वेस्टमेंट के बाद SIFC का, इसको हम 2 तरह से आंसर करते हैं कि जो बेसिकली जो की प्लेयर रोल अदा किया है वो SIFC ने किया है, बिकॉज दे हैव प्रोवाइडेड फ्री एक्सेस टू दीज कंट्रीज, लीज लेने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, टैक्सेशन में, और जो एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसको बहुत स्मूथ लाइन कर दिया। क्लाइंट को डायरेक्ट लीज ऑनर के साथ मिलवा दी, क्योंकि पाकिस्तान में जो हमारी माइनिंग है ये प्रोविंशियल एसेट्स है। तो फेडरल गवर्नमेंट ने जो DG मिनरल ग्रुप है और SIFC, उन्होंने बहुत की प्लेयर अदा की है। अब जो बिग इन्वेस्टमेंट आपको बताते चलूं, पाकिस्तान में जो हमारे बिग गेम्स कंपनीज हैं, लाइक सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं, ऑयल एंड गैस के लोग हैं, तो आपको बताता चलूं कि OGDC, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, मारी एनर्जीज और गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने एक कंपनी बनाई एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इश्तराक से, PMPL। सो PMPL इज अ शेयर होल्डर, और ये 3 ऑयल एंड गैस बिग कंपनीज, दे आर इन्वेस्टिंग इन द मिनरल सेक्टर इन पाकिस्तान। सिमिलरली एक प्राइवेट ग्रुप है नेशनल रिसोर्स लिमिटेड, ये इनकी लीज है, मारी एनर्जीज की लीजेस है, और इसके अलावा जो बिगर ग्रुप है वो लोग पाकिस्तान में आ रहे हैं। PMDC एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, दे आर डूइंग अ गुड वर्क। सो इस मिनरल समिट के बाद वी हैव वेरी हाई होप्स कि ग्लोबल ग्रुप्स आएंगे। सऊदी मादन अभी आया है, मनारा आएगा, और एक अमेरिकन ग्रुप मिरेकल सॉल्ट, दे वांट यू टू इन्वेस्ट इन दिस सॉल्ट माइनिंग इन पाकिस्तान। सॉल्ट की एक्सपोर्ट पे, उसकी वैल्यू एडिशन पे, और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा, दैट वुड बी अराउंड $12 billion. So that is a good sign and symptom. And being a mining consultant, I have been attached with Canadian and Australian firm. So many other groups are looking forward कि वो पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान के माइनिंग सेक्टर को एक्सप्लोर करें। और एक मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताता चलूं, ये जो रिकोडिक है, ये दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट अनडिस्कवर कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट है, और रिकोडिक की जो लीज है ये अराउंड 200 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट चागी में बहुत से ऐसे एरिया पर है जो कि इसके नेबरिंग एरिया है, और वहां पे बहुत ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो सेफ इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी, और उसमें हमारे गवर्नमेंट का, अस्करी अदारों का, SIFC का जो रोल है, दे हैव रियली प्लेड वेरी वेल फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान। और हन्नान साहब ये बताएगा कि इसमें स्मार्ट डीलिंग कैसे होगी इन फॉरेन कंपनीज़ के साथ, चूँकि इन्वेस्टमेंट उनकी है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ भी उनके पास मौजूद होंगी, लेकिन ज़ाहिर है ये रिजर्व्स हमारे हैं, तो हमें भी उसका पूरा शेयर चाहिए। अब इसमें फिर ये शेयर डिवीज़न एक स्मार्टली कैसे हो सकता है, और क्या तरीक़ेकार हो सकता है इन कंपनीज़ के साथ बेहतर तौर पर डील करने का कि ज़ाहिर ज़्यादा फ़ायदा हमारा हो?
उसमें ये होता है कि जब हम कोई पार्टनरशिप करते हैं, आपको बताते हो माइनिंग इज अ वेरी बिग बिजनेस। इसमें बहुत हैवी मशीनरी, वेरी वेरी स्मार्ट एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, और जो ऑपरेटर कंपनी है वो एक बिग अमाउंट ऑफ मनी ऑपरेट करती है। पाकिस्तान को तो डेफिनेटली फायदा होगा शेयर होल्डिंग से, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है कि जो रॉ ओर है उसको हम पाकिस्तान में प्रोसेस करें। अगर हमारी जो ओर है, रॉ मटेरियल, वो आउटसाइड कंट्री जाता है तो हमें उसका कैश फ्लो कम मिलेगा। और पाकिस्तान को फायदा इसी चीज में है कि हमारी जो प्रॉपर शेयर मिले, कि हमारी जो ओर है वो विद इन पाकिस्तान की प्रेमिसेस में ही प्रोसेस हो, उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बनेगी, वैल्यू एडिशन होगी, लोगों को बेसिकली बहुत ज्यादा जो जॉब्स के चांसेस हैं वो मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी और एक प्रॉस्पेरिटी आएगी। सो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस like you can say coming 2 decades और 10 years plan, कि जिसमें पाकिस्तान आप देखेंगे कि एक मादनियात के शोबे में बहुत आगे जाएगा। और नॉट ओनली बलूचिस्तान, हमारे पास ये वजीरिस्तान के एरिया है, मुस्लिम ऑफियोलाइट बेल्ट है, नॉर्थ में पूरा चित्राल के एरिया है, उसके नॉर्थ वेस्ट में हमारे पास कैराक्टम और हिमालयन रेंज है। तो ये सारा का सारा मिनरल पोटेंशियल जोन है जो कि अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं। इसमें क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इसमें स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, लिथियम है। तो अभी तो काम स्टार्ट हुआ है, वी जस्ट जंप इन, क्योंकि पाकिस्तान में माइनिंग के रिकॉर्डिंग से पहले कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था। वी हैव बीन डूइंग सॉल्ट माइनिंग, कोल माइनिंग, एक दूधर का जो बेराइट का और लेड जिंक का प्लांट है, ये भी हमने चाइनीज कोलैबोरेटर के साथ किया, और वो भी पीएमडीसी, और इट्स अ वेरी यूनिक प्रोजेक्ट। सो ये जो प्रोडक्ट पाकिस्तान में अब स्टार्ट होने जा रहे हैं, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है ऑन दी सेफ इकोनॉमिक जोन। और जो कंपनीज बेसिकली आएंगी उसमें जो श्योरिटी है वो डेफिनेटली उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। सो SIFC हैव अश्योर्ड देम। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिक्योरिटी का, तो उसमें हमारी गवर्नमेंट का, अस्करी अदारों का, लेवीज का, पुलिस का एक बहुत रोल है। तो व्हेन देयर इज एन सेफ सिक्योरिटी, दे आर इजीली, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, लोकल कम्युनिटी डेवलपमेंट है, ये तमाम चीजें उन कंपनी को श्योर करवा की जाती है। आपको पता है कि जब भी कोई बिजनेस डेवलपमेंट होती है, एक स्वॉट एनालिसिस किया जाता है। सो अब जो पाकिस्तान की कंडीशन है वो बहुत फ्रेंडली है, यूजर फ्रेंडली है। वी हैव वेरी गुड रोड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। इवन आपको बताता चलूं कि रिकॉर्डिंग के केस में जो पोर्ट कासिम है, वहां पे जो प्रोसेसिंग हमारी बलूचिस्तान में होगी और जो एक्सपोर्ट मटेरियल होना है, तो उसके लिए रेलवे को डिजाइन किया गया है। जो ऑलरेडी बिल्ड रोड है उनको रिवैम्प किया गया है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, इससे बहुत से कुछ शाइन चीजें पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है, GDP को इंक्रीज करने में मदद देंगी। ठीक है। और हन्नान साहब, ये जॉब क्रिएशन होगी, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये भी बताइएगा कि कुछ रिफाइनरीज वगैरह अभी इनिशियल प्लान में शामिल हैं, या फिर रॉ मटेरियल ही निकाल के उसको एक्सपोर्ट करना है? चूंकि उसमें वैल्यू ऐड करने के लिए हमें रिफाइनरीज की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि इस वक्त शायद पाकिस्तान में इसकी भी बहुत कमी होगी। मैं आपको अरबाब बताते चलूं कि बेसिकली पाकिस्तान इस एक सेक्टर में वी आर लैकिंग बिहाइंड, क्योंकि असल वैल्यू एडिशन आती है कि जब हम उस ओर को प्रोसेस करें, क्योंकि ओर को जब हम सेल करेंगे एज इट इज इंटरनेशनल मार्केट में, उसकी वो वैल्यू एडिशन नहीं होगी। लेकिन अगर उसी ओर को हम रिफाइन करेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो वो फायदा होगा। अब आपको बताता चलूं कि सैंडेक के केस में वी वर नॉट टेक्नोलॉजिकली एडवांस, तो हमने अपने जो नेबर कंट्री है म्यूचुअल कोलैबोरेशन से चाइनीज के साथ काम किया। लेकिन स्पेसिफिकली फॉर द रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट ये प्रोसेसिंग पाकिस्तान की प्रेमिसेस के अंदर होंगी, और यहीं पे प्रोसेस होगी, एंड वी विल गेट द वैल्यू एडिशन। आपको बताता चलूं जो रिकॉर्डिंग का प्रोजेक्ट है, ये 37 ईयर का साइकिल है। ये प्रोडक्शन स्टार्ट होगी 2028 से, और फर्स्ट फेज इसका कंप्लीट होगा 2035 से, और 2035 से नेक्स्ट 28 ईयर्स के लिए जो टोटल रेवेन्यू इससे जनरेट होगा, डेट इज अराउंड $73 बिलियन। सो इट्स अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, जिसका 50% शेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, इंक्लूडिंग 50% बलूचिस्तान प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, और 25% शेयर जो है वो हमारे फेडरल गवर्नमेंट को मिलेगा। सो यू कैन जस्ट हैव एन आइडिया ऑफ दी लाइक GDP, कि हमें अगर $74 बिलियन का एक नेट NVP वैल्यू हासिल हो रही है आफ्टर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो रिकॉर्डिंग के साथ और बहुत से प्रोमाइजिंग एरियाज हैं जहां पे मेटालिक रिसोर्सेज पड़े हैं। तो अब हमें करना ही ये कि हमें बेसिकली एक स्मूथ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है, फॉरेन इन्वेस्टर को लेके आना है। हमारे लोकल प्लेयर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि जहां तक रेवेन्यू की बात है, वी हैव वेरी गुड इन्वेस्टर इन पाकिस्तान दैट वांटेड टू इन्वेस्ट इन द मिनरल सेक्टर, जिसमें सीमेंट इंडस्ट्री के लोग हैं, इन्होंने इन्वेस्ट किया है, दे आर डूइंग वेरी वेल जॉब। और PMDC हमारे गवर्नमेंट इदारे मुतहरिक हो गए, इसमें GSP का बहुत अच्छा रोल है, जो हमारे पास फेडरल डिपार्टमेंट है माइंस एंड मिनरल्स का, DG मिनरल सेक्टर। सो everyone doing basically SIFC ने the role it has played, it has highlight and smooth line all the department into a same frequency.
सो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। डेफिनेटली प्रोसेसिंग और जो इसकी ओर है वो पाकिस्तान में ही प्रोसेस होगी, और हम वैल्यू एडिशन करके इसको, जो इसकी फाइनल प्रोडक्ट है, वो उस फाइनल प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में हाई वैल्यू में सेल करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अब्दुल हन्नान साहब, जियो साइंटिस्ट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान का ई कॉमर्स सेक्टर एक ग्रोइंग सेक्टर के तौर पर पिछले 4 से 5 साल में सामने आया है, और कई तरह के चैलेंजेस जो कि अभी हम एक एक करके सारे डिस्कस भी करेंगे। उन चैलेंजेस के बावजूद भी हमने देखा कि 2024 में जो उसका एनुअल फिगर था वो 7.7 अरब डॉलर्स तक पहुंच गया, जिसमें जो रिटेल ई कॉमर्स का हिस्सा है वो 5.7 अरब डॉलर्स तक, ऑलमोस्ट ये 5.4 अरब डॉलर्स तक का ये हिस्सा है। तो अब ये बड़े अच्छे फिगर्स हैं अगर हम पिछले 4-5 साल में इस सेक्टर को देखें और इसकी ग्रोथ को देखें। लेकिन जो चंद एक चैलेंजेस इस सेक्टर को दरपेश हैं, ख़ासतौर पर जो डिजिटल पेमेंट बैरियर्स हैं, डिजिटल पेमेंट की एडॉप्शन अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान इसको करने जा रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ चैलेंजेस मौजूद हैं। वो कितने देर पा हैं, किस तरह से उनको हल किया जा सकता है। फिर जो एक नॉन रिलायबिलिटी ऑफ इंटरनेट है, इंटरनेट के इशूज़ हैं, कभी माजी में हमने इसको स्लो होते देखा, कभी कुछ थोड़े टाइम के लिए अनअवेलेबिलिटी रही, तो ये वाले भी ऑन एंड ऑफ इस तरह के इश्यूज़ इस सेक्टर को फेस करने पड़े। फिर जो कस्टमर के ट्रस्ट के इश्यूज़ हैं, अगर इन तमाम इश्यूज़ को बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट किए जाए तो ये इस सेक्टर का क्या पोटेंशियल है। और चूँकि अब बहुत सारे पाकिस्तानी अपने स्टार्टअप्स को फोकस करते हैं, और पाकिस्तान में एक स्टार्टअप का जो इस वक्त फ्यूचर है वो भी काफ़ी सेफ़ एंड सिक्योर है, तो इस सोच को मद्देनज़र रखते हुए फिर आगे इस इंडस्ट्री को मज़ीद किस तरह से गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर सकती है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। साकिब अज़हर साहब ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया साकिब साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। जो फिगर्स इस वक्त 2024 के हमारे सामने 7.7 बिलियन की सूरत में आ रहे हैं, ये कितने हौसला अफजा हैं, और ये बताइएगा इस सेक्टर में अभी मजीद कितना पोटेंशियल है, हम कहाँ तक जा सकते हैं इसमें? देखिए जी, सबसे पहले तो ये बड़ी ज़बरदस्त फिगर्स हैं। डिस्पाइट द चैलेंजेस विच वी हैव इन दिस कंट्री, इन सब चैलेंजेस के साथ अगर आप किसी को बताएं कि एक ऐसा सेक्टर जो 17% एनुअल ग्रोथ के साथ ऊपर जा रहा है, तो शायद कोई यकीन ना कर पाए, लेकिन इट्स अ फैक्ट। बेसिकली 2018 में इस सेक्टर की वैल्यू $1 बिलियन थी, और आज 2025 में हमने देखा कि इतने चैलेंजेस के बाद हम कहाँ खड़े हैं। $7.2 बिलियन इज़ एन अमेजिंग फिगर। बट डेफिनेटली इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त। मैं समझ रहा हूँ कि ये अपने बल बोते पे हो रहा है जो भी हो रहा है, विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पॉलिसी, और विदाउट एनीथिंग विच इज़ हेल्पिंग टू ग्रो दीज, बिकॉज लोगों के पास अब ऑप्शंस यही रह चुकी हैं, क्योंकि दुनिया इस तरफ मूव हो रही है। जब दुनिया इवेंचुअली इस तरफ मूव हो रही है तो पाकिस्तान का पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। इससे ये मैं समझता हूँ, अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस स्टैट्स का देखें कि अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो है तकरीबन 35 करोड़ पॉपुलेशन है, और 35 करोड़ पॉपुलेशन इस वक्त वहाँ की ई कॉमर्स मार्केट का साइज़ है $1.2 ट्रिलियन, $1.2 ट्रिलियन की बात। और पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 25 करोड़ है, और हमारी इस वक्त जो ई कॉमर्स मार्केट साइज़ है वो तकरीबन $6-7 बिलियन पर अभी आया है। सऊदीया की पॉपुलेशन हमसे कितने गुना कम है, और वो इस वक्त $11 बिलियन पर है। इमेजिन कर रहे हैं। बांग्लादेश $44 बिलियन पर ई कॉमर्स की मार्केट पे आ चुका है। यूके $200 बिलियन पर है। टर्की जो है वो $90 बिलियन पे है। तो हम अगर अपनी पॉपुलेशन के लिहाज से बात करें तो हम इससे को 5-6 गुना हमें ज़्यादा होना चाहिए था इस वक्त जहां हम स्टैंड कर रहे हैं, जिसके लिए ऑब्वियसली जब आपको ग्रोथ चाहिए होती है तो आपको ऐसी पॉलिसीज़ को भी अपनाना पड़ता है। और वो पॉलिसीज़ जो हैं हम देख रहे हैं, आप सबको पता है कि वो क्या पॉलिसीज़ हैं और क्या मुश्किलात हैं इस वक्त, तो उन मुश्किलात पे बात होनी चाहिए। अगर हम सऊदीया की बात करें, सऊदी अरब में इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ई कॉमर्स की मिनिस्ट्रीज़ हैं, मीन्स कि उनकी आईटी मिनिस्ट्री अलग है और एक स्पेसिफिक सेक्टर्स जो हैं उसकी अलग अलग मिनिस्ट्रीज एडवाइजर्स ऐड हुए हैं। आप मुझे बता दें पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जो कि पूरी दुनिया जिसको यूज़ कर रही है और जिसका बूस्ट देख रहे हैं, पाकिस्तान में कौन एडवाइज़र और मिनिस्टर है? ई कॉमर्स का सेक्टर 17% एनुअल ग्रोथ के साथ एज़ पर द नंबर्स जा रहा है, उसका कौन एडवाइज़र और मिनिस्टर है?
क्या आईटी मिनिस्टर हैं तो वो क्या इस पे कर रहे हैं इस वक्त टू टू एक्चुअली ग्रोइंग दिस सेक्टर, तो वो ज़रूर जानना चाहिए। मुझे नहीं पता बिल्कुल क्या है। तो मैं आपका यही आंसर का जवाब दूंगा कि पोटेंशियल वाइज वी आर वे 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 बिहाइंड एज पर द स्टैट्स। सही। तो साकिब साहब, ज़ाहिर है इसमें जो 2-3 बड़े चैलेंजेस हैं, डिजिटल पेमेंट के जो बैरियर्स हैं, इनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? ज़ाहिर है गवर्नमेंट की भी कोशिश होगी, जो सेक्टर इतनी तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है उसको फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जाए। फिर इसमें जो इंटरनेट इश्यूज़ थे वो तो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो गए। पिछले 2-3-4 माह में हमने देखा है कि इंटरनेट की अवेलेबिलिटी बड़े स्मूथ तरीके से चल रही है। ज़ाहिर है उसको मज़ीद भी अभी बेहतर होने की ज़रूरत है। जिन ममालिक की आपने मिसाल दी उनसे अगर कंपैरिजन हमें करना है, और फिर जो कस्टमर के ट्रस्ट के इशूज़ हैं उसमें तो ज़ाहिर है प्योरली जो कंपनीज़ हैं या जो सर्विसेज का मेयार है उसमें तो वही लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको बेहतर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे देखें जी, वही बात है कि मैंने जैसे कहा कि हमारी कोई इस वक्त लीडरशिप नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से जो इस चीज़ को देख रही हो। वो उसका काम होता है, फोकस्ड ग्रुप का काम होता है कि अच्छा जी क्या पेमेंट्स इश्यूज़ हैं, ट्रांसफ़र वाइज यूज़ होता है, पूरी दुनिया में लोग यूज़ कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों को वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। पेनियर के अकाउंट जब चाहें ब्लॉक हो देते हैं। डिजिटल पेमेंट्स हैं जिससे पेमेंट्स पाकिस्तान में आती हैं। हाइपर वॉलेट अगर यूज़ किया जा रहा है तो उसके रेट इतने ज़्यादा हैं कि एक बच्चा कहता है कि मैं बाहर ही पैसे रखूँ, क्योंकि जब मैं $100 कमा कर पाकिस्तान ला रहा हूँ तो मुझे $80 मिल रहे हैं, तो मैं क्यों अपने $20 कटवाऊँ यहाँ पर पाकिस्तान पैसे लाते हुए, क्योंकि कोई है ही नहीं पूछने वाला किसी को। तो ये सारे जो डिजिटल गेटवेज हैं, वॉलेट्स हैं, इन सबको पाकिस्तान आना होगा। स्ट्राइप तक पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करता। पाकिस्तानी बाहर कंपनी बनाते हैं और बाहर से कंपनी सारा करते हैं। पाकिस्तान की एड्रेसेस अकाउंट्स क्यों नहीं एक्सेप्टेबल? कितने सालों से डेकेड से रो रहे हैं कि पेपॉल आना चाहिए पाकिस्तान में, वो भी कोई पता ही नहीं है। लेकिन इस वक्त पेपॉल 216 मुल्क हैं, 216 में से इस वक्त 202 मुल्कों में पेपॉल है जी, और 16-17 मुल्क रहेंगे जहाँ नहीं है, उसमें पाकिस्तान भी है। मतलब दिस इज़ हाउ वी आर। तो वो किसने करना है? ये फोकस्ड ग्रुप ने बैठकर इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को अपने पास बिठाना है और उनको कहना है जी हमें कोई 15-20 इश्यूज़ लिस्ट करें जिनको हमने अगले 1 साल में रिजॉल्व करना है। अभी आपने कंज्यूमर ट्रस्ट की बात की। कंज्यूमर ट्रस्ट भी तभी होता है जब इन लोगों को सजा दी जाए कि जैसी चीज़ दिखाई है वैसी नहीं आई, क्योंकि कोई पॉलिसी नहीं है। तो जिसका दिल चाहता है वो उठता है, सुबह वेबसाइट बनाता है, ऑर्डर लेता है और अगले दिन डिलीवर नहीं करता, तो पूछने वाला ही कोई नहीं है। वो बंदा FIA में कंप्लेन भी करे तो वो उसकी बारी आते भी कोई उसकी उम्र गुजर जाएगी। तो इसलिए ये कंप्लेन सेल्स भी ऐसे होने चाहिए कि फ़ौरन एक्शन भी हो, लोगों को पता हो कि इसकी सज़ा मिलेगी, जैसा दिखाया वैसा नहीं भेजा तो एक बहुत बड़ा जुर्म है यहाँ पाकिस्तान में। क्योंकि वो लोगों को पता है कि अच्छा जी आज फेसबुक का पेज बनाया, अवेयरनेस काम है लोगों में। कोई बंदा किसी गांव में बैठा है, उसको पिक्चर नज़र आई, अच्छी लगी, वो ऑर्डर करता है, उसको नहीं आई तो वो तो फिर समझेगा ये सब फ्रॉड ही है। तो अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ये कि हमें जो बुरे लोग हैं जो इस चीज़ को मिसयूज़ कर रहे हैं उन लोगों को सज़ा देनी होगी। एक सेल बनाना होगा और एक फोकस्ड ग्रुप मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर होना चाहिए जिस पे काम कर रहा हो। क्योंकि ये सेक्टर अगर आप पाकिस्तान की एक्सपोर्ट देखें, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 25 से 30 अरब डॉलर है इस वक्त, और 25 से 30 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स में $10 बिलियन एक्सपोर्ट जो होती है वो ऑनलाइन ऑर्डर्स के थ्रू होती है, और स्पेशली टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के। तो वो एक बहुत बड़ा चंक है जो कि अपनी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान से बाहर बेचकर एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट हंगामी बुनियादों पे अगर पाकिस्तान की यूथ को भी ग्रो करना चाहते हैं और अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहते हैं और मुल्क को ग्रो करना चाहते हैं तो इस सेक्टर के ऊपर एक फोकस ग्रुप ज़रूर बनना चाहिए। और साकिब साहब, ये जितने भी इश्यूज़ हैं ये इनको हल करने में कितना वक्त लग सकता है? चूँकि शायद ये इश्यूज़ अगर जल्दी हल हों तो जो लोकल इन्वेस्टर है, जो प्राइवेट इन्वेस्टर है, शायद उसका एतमाद भी मज़ीद इस सेक्टर में बहाल हो, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सकती है। और इन्वेस्टमेंट आएगी तो हमारे एक्सपोर्ट के नंबर और इस इंडस्ट्री का साइज़ वैसे ही बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। अभी लोकल इन्वेस्टर का एतमाद इस ग्रुप पर है, इसमें इस सेक्टर पर है, इसमें इन्वेस्टमेंट तवातुर के साथ आप आती हुई देख रहे हैं? देखें, लोग इस सारे चैलेंजेस के बाद भी आप ऑब्वियसली इसीलिए ग्रोथ देख रहे हैं कि 17% ग्रोथ हो रही है ईयर बाय ईयर। तो ये एतमाद तो ऑब्वियसली है लोगों का, क्योंकि उनको पता है कि दुनिया इस तरफ जा चुकी है, दुनिया मूव कर चुकी है और हम बहुत पीछे रह जाएंगे, जो कि हमेशा रह जाते हैं।
तो लेकिन कुछ लोग जो समझ गए हैं उस पे तो आ रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट फैक्टर भी बड़ा ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जब इसके बारे में बात की जाए, एक ई कॉमर्स इंडस्ट्री को एक अलग चैप्टर के तौर पर देखा जाए, ना कि इसको एक ओवरऑल ही इसके अंदर डाल दिया जाए कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और इसके अंदर पाकिस्तान की अगर आप एक्सपोर्ट देखें, मैं इसमें एक बहुत बड़ा इशू हाईलाइट करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर सियालकोट से या फैसलाबाद से कोई बंदा एक्सपोर्ट करता है एक कंटेनर $50,000 का, वो $50,000 का एक्सपोर्ट करता है और फिर $50,000 बेच कर वापस लाता है इस मुल्क में, तो गवर्नमेंट उसको 7 से 8% रिबेट देती है कि ये बंदा डॉलर्स लेकर आया है क्योंकि इसने बाहर कंटेनर बेचा है। लेकिन ई कॉमर्स के जो लोग हैं इस वक्त यहाँ से अपनी सर्विसेज बेचते हैं, प्रोडक्ट्स बेचते हैं, और वहाँ जब बेच के पैसे वापस लाते हैं तो इन पे टैक्स लगाया जाता है, ना कि उनको रिबेट दी जाए कि भाई आप लोग तो मुल्क में डॉलर्स लेकर आ रहे हैं, आप इनकरेज कर रहे हैं ऐसे लोगों को कि डॉलर्स लाएं, तो फिर इनको भी रिबेट देनी चाहिए। लेकिन क्योंकि वो पॉलिसीज़ ही नहीं है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है, तो फिर लोग बाहर पैसे ज़्यादा रखते हैं कि यार इस मुल्क में लाएंगे तो टैक्स ही पड़ेंगे, इससे अच्छा बाहर ही पड़े। तो वो बेहतर नहीं है फिर कंटेनर ही बेचा जाए, ना कि ई कॉमर्स पे आ जाए। तो ये चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस तभी होंगे जब कोई फोकस ग्रुप होगा, उसके सामने रखे जाएंगे, डिस्कशन की जाएगी और फिर उसको बताया जाएगा। चाइना अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको मुल्क से बाहर भेजने के लिए 80 to 70% सब्सिडाइज करते हैं। ये अगर बाहर भेजा जा रहा है कोई प्रोडक्ट तो उसको चाइना $1 में पहुंचा देता है कहीं ना कहीं, लेकिन पाकिस्तान में आपकी जो शिपिंग है वो कॉस्ट इतनी ज़्यादा है क्योंकि सब्सिडाइज ही नहीं है। तो इस सेक्टर को अगर हम चाहते हैं कि मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में फैलाएं तो गवर्नमेंट को सब्सिडाइज करनी होगी, कुछ थोड़ी सी शिपिंग कॉस्ट खुद से पे करनी होगी और थोड़ा जो है सेलर पे करे। जिस तरह हम पूरी दुनिया में चाह सकते हैं। यही चीज़ बांग्लादेश ने की, यही चीज़ इंडिया ने की, अब यही चीज़ श्रीलंका कर रहा है। तो हम वही बात है, हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हम डिस्कस ही नहीं कर रहे इस चीज़ को। ठीक है, चलें हम ये उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट तक ये मैसेज भी पहुंचे और इस सेक्टर के जो चैलेंजेस है, इशूज़ हैं, उनको फौरी तौर पर सॉर्ट आउट किया जाए। जिस तरह गवर्नमेंट का फोकस IT सेक्टर पर, माइंस एंड मिनरल सेक्टर पर या दीगर सेक्टर्स पर है, वो उस तरह से ई कॉमर्स सेक्टर को भी तवज्जो दें और ये तमाम इशूज़ इस वक्त इनके हल करें। बहुत बहुत शुक्रिया, ई कॉमर्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।